सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, अपनी मिट्टी, अपनी सरजमीन से सभी को मोहब्बत होती है, लेकिन इंसान को एक हकीकत पसंदाना रवैया भी रखना चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं और जिस दुश्मन से हमारा वास्ता पड़ा है, उसकी क्या पोजीशन है। आज हम बात करेंगे बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब से कि हमारी जिंदगी में चाइना के ऊपर हमारी कितनी डिपेंडेंस है, फिर वो चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो या फिर कहीं दूर सदर्न हेमिस्फीयर में न्यूजीलैंड में हो या फिर कनाडा में हो। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है बाशानी साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। तो बाशानी साहब, कल मैं जब अपने घर के अंदर मैंने सोचा इस प्रोग्राम से पहले क्यों ना मैं एक नजर दौड़ाऊं और ये देखने की कोशिश करूं कि मेरे घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और कौन कौन से मुल्कों से वो चीजें आती हैं। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, बारिंग वन और टू थिंग्स, ज्यादातर जो घर में जितने भी आइटम थे वो सारे मेड इन चाइना थे। आपके यहां पर क्या सूरत हाल है? देखें जी, ये ना सिर्फ हमारे यहाँ यानी कनाडा में बल्कि यूं समझ लें कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में यही सूरत हाल है कि ज़्यादातर जो हाउस होल्ड में जो आइटम्स हैं, अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो जाहिर है कि मेड इन चाइना है। तो इस हवाले से ये पूरे मशरक मगरब में अफ्रीका से लेके एशिया से लेके यूरोप में हर जगह यही बात है। तो इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि मंडी जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल जो सस्ती चीज़ों की मंडी है वो बहरहाल चीन के पास ही है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एक सोई हुई अफीम ज़्यादा कौम जिसे कहा जाता था, उसने ऐसा क्या किया कि इन 70 सालों में इतनी ज्यादा तरक्की की? हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। देखें जी, तरक्की का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये जो सोई हुई अफ्यूम ज़दा काम का जो उन पे एक टैग चस्पा किया जाता है वो बुनियादी तौर पे एक बहुत ही ट्रांजिशनल और आर्जी किस्म का पीरियड था। बुनियादी तौर पे चीन जो है एक पुरानी और अजीम तहजीब है, और अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएं इवन 2000 3000 साल कबल मसीह, तो आपको चीन के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बाकी दुनिया में नहीं थी। वहाँ जो है वो हर फील्ड में, साइंस में, फ़लसफ़ा में कोई ना कोई उनकी पुरानी जो है वो ट्रेडिशंस, मेडिसिन में, हर चीज़ में जो है वो मौजूद हैं। दरमियान में जो एक वहाँ पे जो कॉलोनियलिज्म का दौर है या उससे पहले जो एक दौर रहा है जिसमें कि अफ़ीम या इस तरह की चीज़ें, अफ्यून वगैरह, तो उसकी वजह से वो एक उनकी बड़ी शनाख्त बन गई। लेकिन बुनियादी तौर पे वो बहुत ही मेहनती किस्म के लोग हैं, और ये जो उन्होंने तरक्की की है इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि बहुत बड़ा डिसिप्लिन था। और वैसे ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तरक्की हुई है इंतहाई हैरत अंगेज और तेज रफ्तार किस्म की तरक्की, चूंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हुई है। तरक्की बाकी दुनिया ने भी की, लेकिन वेस्ट में, यूरोप में या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो तरक्की इन्होंने 200 साल के एक कंटिन्यूटी और तसलसल में की, वो काम जो है ना वो उन्होंने 30 से 40 साल में कर दिया। यानी चीन के जो 4 5 मंसूबे थे, 5 साल मंसूबे, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए विद इन 30 to 40 ईयर्स, और उन्होंने सूरत हाल को बिल्कुल बदल के रख दिया। उसके पीछे क्या फोर्स थी, इसके 2 3 पहलू हैं जिनको लोगों को समझने की जरूरत है। एक सबसे बड़ी फोर्स जो थी वो सोशलिज्म था। अब हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्टडी जो है ना वो बड़ी एक सतही किस्म की, कहते हैं ना जिसको आप, एक रस्मी सी स्टडी होती है चीज़ों की, और प्रोपोगंडे से ज़्यादा मुतासर होते हैं, चीज़ों को हम गहराई से नहीं देखते। लेकिन आप ये देखें कि 20s से लेके 30s में और 40s ने दुनिया में जितने मुल्कों ने भी तेज रफ्तार तरक्की की, उसके पीछे एक बड़ा जो फैक्टर था वो सोशलिज्म था। क्योंकि सोशलिज्म जो है इट वाज नॉट जस्ट एज ए आइडियोलॉजी, वो एक पूरा पैकेज था। पैकेज का मतलब ये था कि वहाँ के जो लीडर और हुक्मरान तबकात थे वो पूरी काम को पकड़ के काम पे लगा सकते थे कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। कोई
उसमें चूनो चरा की जो है गुंजाइश नहीं थी। सोवियत यूनियन आप देखें कि एक जागीरदारी और एक ज़राअत पे डिपेंडेंट किस्म का एक पसमानदा मुल्क था, जिसने 30 से 40 साल अरसे में जो है वो दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर के तौर पे उभर के सामने आया, जिसमें कि फैक्ट्रियों के जाल बिछ गए और मसनूआत और सारी चीज़ें, उनकी क्वालिटी क्या थी, शक्ल क्या थी, ये बहस नहीं, लेकिन बहरहाल वो एक सनती दौर में दाखिल हुआ। इसी तरह चीन ने, अब इसमें जो चीन ने किया या लेनिन के बाद सोवियत यूनियन में स्टालिन ने किया, मैं उससे इतफाक नहीं करता, पॉलिटिकली स्पीकिंग, एथिकली स्पीकिंग और ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक तरह का जबर था, लोगों के हुकूक सलब किए गए, उनकी आज़ादियाँ छीनी गई, उनका इस्तेसाल भी हुआ और उन पर बड़ा जुल्म भी हुआ, मिलियंस की तादाद में लोग मारे गए, उन पर तशद्दुद हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने इकोनॉमिक आउटपुट निकाला उसका, वो सब आपके सामने है, जो कि चीन की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, बाकी हम सोशलिस्ट ब्लॉक की नहीं कर रहे। तो एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये था कि चीन के अंदर उन्होंने एक लीडरशिप का जो वो खड़ा किया, एक बहुत बड़ा एक यानी माफूकुल फितरत किस्म का तस्वर के जी लीडर जो कहता है वही करो, जो कपड़े पहनता है वही पहनो। 30 साल तक चीनी जो है वो एक वर्दी पहन के जिंदा रहते रहे, आम सिविलियन पॉपुलेशन एक टोपी पहन के, खेतों से लेके तो हर जगह पे उन्होंने जो है ना वो मार्का। तो उसके नतीजे में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल बेस जो है डेवलप किया, एग्रीकल्चर बेस डेवलप किया, लोगों को मेहनत करना सिखाया। उसके जो दूसरे तरीके थे कि मसलन एजुकेशन आम हो गई, एक्सेस हो गई हर बंदे को एजुकेशन की तरफ, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें। जिसके साथ साथ जो दूसरे मामला थे कि करप्शन है, जुल्म है, तशद्दुद है, वो अपनी जगह, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपका सवाल है कि तरक्की कैसे कर ली इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे ये जो है ना वो बैकग्राउंड थी। चाइनीज नेशनलिज्म से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का या फिर बाकी दुनिया का जो नेशनलिज्म है, चले बाकी दुनिया को छोड़े, इंडिया पाकिस्तान को ही ले लें, हमारे नेशनलिज्म में और चाइनीज नेशनलिज्म में क्या फर्क है? वहां पर भी वही अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने की लोगों में एक चाह है, वो हमारे यहाँ पर भी देखी जाती है। मैं देखता हूं कि जब भी कोई मौका होता है तो हमारे नौजवान झंडे लेकर हाथ में और निकल पड़ते हैं, पूरे जोश के साथ नारेबाजी होती है। तो चीन में भी कुछ ऐसा होता है या वहां पर कुछ अलग होता है? नहीं नहीं, चीन में भी तो बहुत स्टांच किस्म का नेशनलिज्म है जी। एक तो नेशनलिज्म जो है बहुत ही नैरो और बहुत ही ऐसा नेशनलिज्म है जिसका फाशिज्म की तरफ झुकाव है। चीन के अंदर दो बड़े वाज़ेह किस्म के तस्वुरात हैं। एक जो है वो नेशनलिस्ट जो पावर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हैं या ग्रुप्स हैं, उनके हाथ में है, और वो नेशनलिज्म बड़ा शार्प किस्म का नेशनलिज्म है जो कि इंडिया के नेशनलिज्म से कहीं ज्यादा है। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में नेशनलिज्म इज ए कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना। ठीक है। पाकिस्तान में पहली बात है कि जो नेशनलिज्म है उसकी शक्ल बहुत बिगड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो है 95% लोग जो है वो अपने आप को मुसलमान पहले समझते हैं, जिसका मतलब है कि इस्लामिक नेशनलिज्म। और उसके बाद वो जरा रवायत थोड़ा सा जो है वो रायतन पाकिस्तानी भी अपने आप को कह देते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी उन्हें के अंदर भी वो ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी हैं, या यानी पाकिस्तान उनके लिए कोई पहली तरजीह नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म है, देखें इस वक्त जो नेशनलिज्म है, इंडिया जो है बतौर पॉपुलेशन वहाँ इतना ज्यादा नेशनलिज्म पॉपुलेशन में नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड, सॉरी पहला कह रहा हूँ। लेकिन नेशनलिज्म को जब हुक्मरान तबकात एक स्लोगन के तौर पे यूज करें अवाम को प्रोवोक करने के लिए या अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, तो दैट इज ए टोटली ए डिफरेंट स्टोरी। और नेशनलिज्म होना इज ए टोटली ए डिफरेंट स्टोरी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर लोगों में नेशनलिज्म नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनलिज्म है। और अमेरिकी लोग जो हैं वो बाई डिफॉल्ट उनके कहीं ना कहीं तल्लक वास्ते हैं, कोई इटालियन है, कोई आयरिश है, कोई ब्रिटिश है, कोई कहीं से आया, कोई स्पेनिश है, तो वो आज भी अपने आप को उस तरीके से लाजमी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इवन द यंगेस्ट जनरेशन भी अपने रूट्स जिसको आप कहते हैं, और वो अपने आप को अमेरिकी जरूर समझते हैं, लेकिन वो उस तरह का नेशनलिज्म नहीं उनके अंदर जिस तरह का प्रेसिडेंट ट्रंप में है।
क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके जो तंग नजर किस्म के नजरिए आते हैं उसमें उनका सपोर्टिंग फैक्टर है, इसलिए वो उसको उठा रहे हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर अभी एक रिवाज चल पड़ा है कि आप नेशनलिज्म का नारा लगाएं और इस वजह से आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। तो डेफिनेटली इंडिया वगैरह की निस्बत जाहिर है कि चीन तो एक बंद सोसाइटी है जिसके अंदर एक मुतलिकल ऐलानियत यानी टोटलिटेरियनिज्म जिसको आप कहते हैं या डिक्टेटरशिप, बल्कि लेट्स से डिक्टेटरशिप है। बेशक वो इसको प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटर कहें या वर्कर्स की डिक्टेटर, इज ए डिक्टेटरशिप। एक पार्टी का रूल है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सोसाइटी में बहुत सारी लेयर्स बनाई हुई हैं। वहाँ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो पार्टी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन अंदरूने खाना वो पार्टी के साथ हैं। बाहर से वो मुमकिन है एक एनजीओ हो, या बाहर से मुमकिन है वो एक सोशल फोरम हो, और मुमकिन है बाहर से वो जानबूझ के तो एक डिफरेंट बोली या एक डिफरेंट नारा जो है वो दे रहे हों, क्योंकि उनको खतरा ये है कि इस सोसाइटी में इन एब्सेंस ऑफ डाइवर्सिटी के एक ही नजरिया एक ही ख्याल के सूरत में सोसाइटी के अंदर से कोई बहुत बड़ी एक जो है ना वो रिबेलियन या एक इस तरह का एक रेवोल्यूशनरी जो है वो रद्द अमल हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम करके उसको वो किया हुआ है। बल्कि यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं फॉर द वेल काइंड इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि चीन में एक ही पार्टी है, लेकिन वहाँ पार्टियों का भी एक अलग शक्ल और लोकल पैमाने पे एक मैंडेट है, जिसकी वजह से वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे दूसरी पार्टी की भी गुंजाइश है। लेकिन चीन में बातौर मजमूई जो है वो नेशनलिज्म इंडिया की निस्बत बहुत ज्यादा है। आम आदमी जो है वो नेशनलिस्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। और एक फर्क मैंने ये भी देखा है कि उनके नेशनलिज्म में नारेबाजी से ज्यादा मेहनत के ऊपर जोर दिया गया है। मसलन हमारे यहाँ पर जब कोई भी मौका आता है तो हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। बड़े बड़े नारे हमारे यहाँ पर लगाए जाते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं। लेकिन चीन में उसी वक्त में मैं देखता हूं कि लोग अपने मुल्क की तरक्की के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते हैं। सारी सारी रात वहां पर फैक्ट्रियों में काम होता है। हमारे यहाँ पर लोग अक्सर ये बात कहते हैं बशानी साहब कि नहीं नहीं नहीं, चाइना से हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चीन में ये सब नहीं है। तो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या उसके अंदर भी लूप होल्स हैं? क्योंकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं जब ये देखता हूं कि हमारे यहाँ पर अगर कोई इलेक्शन फाइट करना चाहे या फिर हमारी जो जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उन्हीं लोगों को टिकट देती हैं जिनके पास थोड़ा बहुत रसूख हो, जिनके पास पैसा हो, और बशर्ते वो पार्टी को वहां से जितवा सके। वो ये नहीं देखते कि जिस इंसान को हम पार्टी का नुमाइंदा बनाकर अवाम के पास वोट लेने के लिए भेज रहे हैं, क्या उनमें वो काबिलियत भी है या नहीं। मैं बहुत सारे अनपढ़ सियासतदान देखता हूं, लेकिन जब चीन की बात होती है तो वहां पर चाहे शी जिनपिंग हो या इससे पहले जितने भी हों, वो पार्टी रैंक्स के ऊपर मेहनत करके अपनी काबिलियत को साबित करके फिर वो आगे जाके और कंट्री को लीड करते हैं। तो हमारे यहाँ पर थोड़ी सी एक मुझे कमी नजर आती है कि इंसान की काबिलियत को नहीं देखा जाता। नहीं, इसका डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है सर, चूंकि इंडियन डेमोक्रेसी इतनी परफेक्ट और रिमार्केबल है जितनी किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मुमकिन है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के स्टैंडर्ड से हम कह रहे हैं, या आजकल कुछ लोगों को थर्ड वर्ल्ड पे एतराज है, इसके लिए वो कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि पता नहीं क्या डेवलपिंग कंट्री के हैं या इस तरह का कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता जो लफ्ज भी इस्तेमाल करें। लेकिन जिस सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन से गुजर रही है इंडिया, उसमें इससे बेहतर डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। डेमोक्रेसी जो है ये कोई फ्लॉलेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये तो आप देखें कि यहाँ भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसके पास वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि उसके पास पैसा था। ये फ्यू मुल्क ऐसे हैं वेस्ट में जहाँ पे के पैसे के असर से आज़ाद हैं अभी, वो मतलब आज़ाद बहुत हद तक आज़ाद हैं, जैसे कनाडा है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इस तरह के मुल्क हैं
जिसके अंदर के जो आदमी भी पॉलिटिक्स में जाना चाहे वो जा सकता है, उसके वसाइल छोटे हों बड़े हों, सम हो, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मसलन अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये बात नहीं है कि आप ये मैनेज कर सकें, क्योंकि ट्रंप जैसा आदमी पैसे के जोर पे एक बहुत ही रीजनेबल कैंडिडेट को शिकस्त दे के, तजर्बाकार कैंडिडेट को शिकस्त दे के, तो इतना वो आगे दन दनाता फिर रहा है, वो भी पैसे के जोर पे ही, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपका मीडिया हर चीज जो है वो होती है। इंडिया इज नॉट ए एक्सेप्शन। इंडिया जो है ज़ाहिर है एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, एग्रेरियन है, अंडर डेवलप है बहुत सारी जगहों पे, वहाँ पे ज़ात पात भी है, कबीले भी हैं, ट्राइब्स भी हैं, इस तरह के मुख्तलिफ उसके सर्कल्स हैं। तो उस तरह की कंट्री में पॉलिटिक्स इसी तरीके से होती है कि एक गांव का जो चौधरी है या कोई मुखिया है या कोई वो है, तो वो एक एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, और लीडरशिप के लिए आसान है कि टिकट उसके हवाले करके तो सीट ले लें। ये जो डेमोक्रेसी की शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खत्म होती जाती हैं। यहाँ तक कि ये बहुत हद तक अगर आप राइट डायरेक्शन पे हैं तो बहुत हद तक खत्म हो सकती हैं, लेकिन अगर आप राइट डायरेक्शन पे नहीं हैं तो ये मुमकिन है कभी खत्म ना हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और मसलन मैं मिसाल दूं कनाडा में, ये फर्क है। वो इसलिए है कि अमेरिका ने वो जो कैपिटलिज्म की पूरी अखलाकियात है उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ऐसे कानून नहीं बनाए या ऐसी अखलाकियात तरतीब नहीं दी कि पैसे के जोर पे लोग आगे ना आए, तो वो उस हिसाब से आगे चले गए। ये इंडिया में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इंडिया किस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये इंडिया और चाइना का तो कंपैरिजन बनता नहीं, कि चाइना में मेरिट जरूर है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन वो एक नेकेड किस्म की डिक्टेटरशिप है। वहां अवाम से कोई नहीं पूछता, और जो पूछता भी है वो बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म के तरीके से पूछता है। अब देखें मेरिट क्यों है, कि आप खुद ये शी को देख लें जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, कि इसकी जिंदगी के बारे में आप देखें, मैंने एक कॉलम भी लिखा था बड़ा दिलचस्प है, कि ये गार में रहा है। ये बंदा जो है ना, ही वॉज लिविंग इन ए केव, और वहां पे चूंकि इसके पेरेंट्स का मसला हो गया था, उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया था। उसके बाद इसको 10 साल लगे कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी मेंबरशिप लेने के लिए, जिसमें वो केव में रह के किसानों के साथ खिदमत करने के से लेके, तो एक ऐसा आदमी जिसके पेरेंट्स को ऑफिशियली डिस्क्रेडिट कर दिया गया, और वो खुद एक बंदा है जिसकी कोई सपोर्ट नहीं, कोई वो नहीं है, और वो बिलाखिर जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इतने बड़े मुल्क का। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और वो है मेरिट। इसमें स्वाय मेरिट के और कुछ नहीं होता, ना आपके पास पैसा है, ना तालीम है, ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो आप यूज करके बन सकें। तो ये चीजें हमें तस्लीम करनी चाहिए एक दूसरे की, ख्वाह वो कोई दुश्मन हूं दोस्त हूं, कि जो अच्छाई है उसको हम माने। तो अब देखें इस पे, अब ये बात अब जो हो रही है ना कि इनका सरहदों पे झगड़ा हुआ, जो ये रिसेंट चल रहा है, तो अब मैं इंडियन अखबारात में देख रहा हूं कि वहां पे आर्टिकल आ रहे हैं कि जी इनका बाईकाट करो। मैं उसके ऊपर आऊंगा बशानी साहब, बिल्कुल मैं उसके ऊपर आऊंगा। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे एक बात हमारे लेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी, मुझे वो मेरे दिल को हिट करती है वो बात। मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। वाजपेयी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तानियों ने अपनी एक बहुत बड़ी आबादी को लड़ने से महरूम रखा। हिंदी में शब्द होता है कि हमने लड़ने से वंचित रखा। वो हिंदी में बोलते थे, पोएट भी थे। तो वो ये कहते हैं, प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है,
गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे, मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है, मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वास किसमें है यह बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। हमने ये कहा कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम्हारा धर्म है हमको बचाना, और तुम पंडित हो, तुम शूद्र हो, वैश्य हो, ये जो लड़ाई है और अपने मुल्क के लिए लड़ना है, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम सिर्फ एक क्षत्रिय का है। अब कितने क्षत्रिय होते समाज में जो हमें फॉरेन अग्रेशन से बचा पाते? उस वक्त अगर हम ये भूल कर कि लड़ना सिर्फ एक ही कौम का हमारे अंदर, ये उसकी जिम्मेदारी है, अगर हम सारे एक साथ होते तो हमारा मुल्क 1000 साल की गुलामी में नहीं जाता। ये वाजपेयी साहब ने कहा। मैं आज इसको जब ट्रांसलेट करता हूं तो एक इकोनॉमिक, अब वो वाली सूरत हाल तो रही नहीं जंग की, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर में देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है बाशानी साहब ये देखते हुए कि हमने अपनी आधी आबादी को आज भी इस हमारी जो लेबर फोर्स है उससे बाहर रखा हुआ है। मसलन हमारे यहाँ पर जो औरतें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा, अब लोग बहुत सारे यहाँ पे दलील ये देंगे कि नई नई औरतें आज हर शोबे में हैं, वो फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो हैं। लेकिन फिर भी हमारी लेबर फोर्स में जितने मर्द हैं उसके मुकाबले में औरतें बहुत कम हैं। ये बात चाहे हिंदुस्तान की हो या फिर पाकिस्तान की हो। अगर उसके मुकाबले में हम चीन को देखते हैं तो वहां पर मर्द और औरत मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर और वो काम कर रहे होते हैं। फिर वो चाहे खेतों खलिहानों में हो या कोई फैक्ट्री में हो, वो भी कोई ना कोई लेवल पर कहीं ना कहीं पर अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पशानी साहब, बात थोड़ी चुभने वाली है और मैं चाहता हूं लोगों को चुभे भी। हमारे यहाँ पर हम जब बाबाओं के आगे हमारी औरतें बैठी रहती हैं, या किसी, आप ये देखें कोई भी जो धर्मगुरु हैं, हमारे 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 मर्द भी मैं देखता हूं कि बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं और हम मौलवियों के इज्तिमाओं में बैठे हैं, ये जो हिंदू संत गुरु हैं इनके यहाँ पर बैठे हैं, और किसी दैवी शक्ति का, किसी ऊपरी, किसी बाहरी कोई हम चमत्कार का वहां पर हम उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। उससे बेहतर तो ये होगा
कि हम काम करें, हम अपने लोगों को हर हाथ को काम दें, जैसे चीन ने अपने हर नौजवान के हाथ में काम दिया है। वहां पर कौन सा निजाम है? चले हम ये अपने दिल को तसल्ली दे दें कि हम बेहतर हैं, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जो उनके यहाँ पर नहीं है। कोई भी निजाम हो, लेकिन वहां हर हाथ को काम है और मुल्क की मईशत, इकोनॉमी, हर पेट में रोटी तो उसी से जाती है। बशानी साहब, आप क्या समझते हैं? आए थोड़ा हम अपने अंदर झांक कर देखें। क्या आपको मेरी इन बातों से ये फील नहीं हो रहा कि हमारी आधी आबादी जो यूं ही खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, मर्द ही जाता है बाहर कमा कर लाता है, वक्त आ गया है कि औरतें भी शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क को आगे बढ़ाएं? नहीं, ये बात तो जाहिर है, इसमें तो डिबेट की गुंजाइश ही नहीं है जी कि औरत का जो जाहिर है रोल है हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो ना होने के बराबर है। वहाँ पे मिसाल के तौर पे औरतें हमारी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, या मिसाल के तौर पे जो है वो पायलट बन जाती हैं, लेकिन जो औरत है एज ए मास, एक वैसे पैमाने पे उसका तो कोई रोल नहीं है। वो तो या घरों में बैठी रहती हैं सीट में, या कहीं छोटे मोटे खेतों खलियानों में कोई थोड़ा बहुत काम कर लिया या बच्चे पाल लिए। लेकिन चीन के हवाले से आप बहुत सारी चीज़ों में उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते, कि उन्होंने मसलन एक तो ये किया कि वहाँ पे टोटल एक नया कल्चर अडॉप्ट किया उन्होंने, जो कि उनके अपने कल्चर से टोटली डिफरेंट था। जाहिर है चीन में भी हमारी तरह ये शलवार कमीजें नहीं, तो वो चोगे और इस तरह की चीज़ें पहन के पूरा दिन लोग भी गुरु बन के बैठे रहते थे। तो चीन ने जो है जीन अडॉप्ट की, एक मॉडर्न साइंटिफिक कल्चर जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया, औरत को बाहर निकाला, उसको काम पे मजबूर किया, एक नई सोसाइटी डेवलप की, जिसके पीछे वही मैंने आपको कहा ना कि ये चेयरमैन माओ तक 1949 के इंकलाब तक यही हाल था चीन में भी। तो ये एक शौरी कोशिश थी, एक साइंटिफिक कोशिश थी बाकायदा, जिसके पीछे एक फलसफा और नजरिया था कि सोसाइटी में औरत को शामिल किए बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। फिर उन्होंने जिस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, अब जिस औरत के 5 या 6 बच्चे हैं वो काम क्या करेगी? वो तो 10 कामों से भी बड़ा काम है 5-6 बच्चे पालना। ये सारी चीजें उन्होंने सख्तियां की, चूंकि उनके हाथ में डंडा था, एक नज्म ज़ब्त था और एक सख्त किस्म का निज़ाम था। तो जो जो कहते गए कराते गए जबरदस्ती। मसलन डे केयर बना दिए, बच्चों को उठा उठा के वहां पे फेंक दिया, हर बंदे पे काम लाजम है, एवरीथिंग लाइक दिस। वो तो हम फ्री सोसाइटीज हैं, हम नहीं कर सकते, बात सीधी है, इतना बड़ा डिसिप्लिन हम कायम नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि हम बहुत ही जो है वो लेजी लोग हैं, काम के हवाले से हमें आदत नहीं है। और जो मतलब जिस तरह चीन में तो काम को तो मिसाल ही ना देना, चीन तो अब बुरी बड़ी ताकतों को जो है पीछे छोड़ गया इस हवाले से, जो उसकी प्रोडक्शन की सलाहियत है और जो उसका स्किल्ड वर्कर है और ये सारी मशीनरी है और टेक्नोलॉजी है, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन हम लोगों को अपनी नेचर भी बदलनी पड़ेगी। ये औरतों को देवियां और देवते बनाने के बजाय उनको एक सोसाइटी का एक यूजफुल किस्म का हिस्सा बनाना ज्यादा जरूरी है। उनकी जाली इज्जत करने के बजाय उनको बराबरी का बंदा समझ के असली इज्जत जो है डेवलप करना जरूरी है। हमारे यहाँ आज तक जो है वो औरत अपने मोहल्ले में अपने दरवाजे से बाहर निकल के गैर महफूज फील करती है। तो एक ऐसी सोसाइटी, इतनी हॉस्टाइल किस्म की सोसाइटी है, और ये जितने वाकयात होते हैं, वारदातें होती हैं, ये आप सामने रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी औरत स्टिल जो है वो चीन की निस्बत कम अज कम जो है, मैं तो कहूँगा कम अज कम 100 साल पीछे है। और इस मास पे बहुत बड़ी एजुकेशन की जरूरत है और बहुत बड़ी एक लीडरशिप की जरूरत है। अब लीडरशिप इंडिया में भी कम नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सोशलिस्ट थे, उनके भी नजरियात बड़े साइंटिफिक थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो औरतों को वो चीज नहीं दे सके जो उनको मिलनी चाहिए थी। उसमें हजारों सालों की जो हमारे मुआशरे की तरबियत है, बहुत बड़ा किरदार वो भी प्ले करती है। आए बशानी साहब, कुछ और बातें करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम जब लोग देखें तो अगर उनके जहन में कोई सवाल हो तो एक दो जो हमारे व्यूअर्स हैं, नेक्स्ट टाइम उनको भी लेंगे, उनके जो व्यूज हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं जब तुर्की को देखता हूं, वहां भी वतन परस्त लोग हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि तुर्की से एक ड्रामा पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ, तो लोगों ने कहा भाई तुर्की को भी हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। मैं जब ये देखता हूं कि तुर्की के अंदर दो बड़ी उनकी इंडस्ट्रीज हैं, लेदर की और टेक्सटाइल की,
तो वो भी इतने ज्यादा नेशनलिस्ट हैं कि उन्होंने उन दो फील्ड्स के अंदर वो बाहर से इंपोर्ट्स की इजाजत नहीं देते। वो ये कहते हैं कि चूंकि हमारे ये मेन हमारे जो आइटम्स हैं उनमें से एक हैं, अगर हम बाहर से मंगवाने लगे तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो आज भी टर्की के अंदर बैन है कि आप लेदर और टेक्सटाइल बाहर से नहीं मंगा सकते हैं। उसके कंपैरिजन में मैं जब हिंदुस्तान को देखता हूं, और ये बात हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सोचनी होगी, समझनी होगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पशानी साहब, महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर। कोल्हापुर की चप्पलें जो हैं वो बड़ी फेमस हैं। अच्छा। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ वक्त पहले, उसमें ये दिखाया गया कि कोल्हापुरी चप्पलें अब कोल्हापुर में नहीं, चीन में बनकर आती हैं। चीनी आया होगा कोल्हापुर, उसने देखा होगा कि भाई यहाँ की चप्पल बड़ी अच्छी है, कैसे बनाई जाती है वो भी सीखा होगा। वापस जाकर उसने वही चप्पल उसी डिजाइन में, उसी अंदाज में पेश करी, और हिंदुस्तान में जो कोल्हापुरी चप्पल बनाते थे हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स, उनसे बेहतर, उनसे सस्ती कीमतों पे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि कोल्हापुरी चप्पल का नाम तो कोल्हापुरी चप्पल रहा, मगर वो मेड इन चाइना हो गई साहब। हमारी औरतें अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, चीनियों ने देखा ये लाल लाल पाउडर क्या है भाई, ये औरतें जो अपने माथे में लगाती हैं, और इस देश की 100 करोड़ की आबादी है कम से कम, अगर इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है तो क्यों ना हम इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। तो हम तो यहाँ पर जो बॉयकॉट की आजकल बातें हो रही हैं कि चीन के माल को बॉयकॉट किया जाए, हम तो दिवाली के पटाखे ना चलाने की कस्में खाते रहे साहब, और पता भी नहीं चला कि चीनियों ने कब हमारी औरतों की मांग में अपना सिंदूर भर दिया। वाह। ठीक है, एक सुहाग की निशानी होती है औरत के लिए सिंदूर, अगर वो सिंदूर भी उसका अपने देश से ना हो और वो भी अगर चीनी भरे तो मैं कम ही कहूं तो बेहतर होगा। उसी हिसाब से एक मुल्क का झंडा होता है उसका प्राइड। हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं झंडा बनाते हैं। पुरानी दिल्ली के अंदर जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो वो जाकर देखें कि हमारे यहाँ पे झंडे बनाने की बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, और उस काम में ज्यादातर मुसलमान हैं बाय द वे, जो हिंदुस्तान का झंडा बनाते हैं पुरानी दिल्ली के अंदर। अच्छा, वो झंडा खादी का होता है, और हमारे यहाँ कभी हवा नहीं लहराती इतनी, तो वो जो झंडा है वो थोड़ा डल सा लगता है अगर हम उसको 15 अगस्त को लगाएं, इंडिपेंडेंस डे के दिन। चाइनीज ने क्या किया कि उन्होंने इन सब चीजों को देखा, उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा मेड इन चाइना में बनाया। चाइना में बनाया, उसकी बहुत ही अच्छी सिल्क की उसकी फिनिश थी, वो उसकी कीमतें भी बहुत सस्ती हैं, वो हल्का भी है, लहराता भी बड़ा अच्छा है, फिनिश बड़ी अच्छी है। तो हम लोगों ने चीन में बना हुआ भारतीय झंडा देखना हमें ज्यादा अच्छा लगा, तो हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बशानी साहब, अगर किसी मुल्क का झंडा भी किसी दूसरे मुल्क में, खासतौर से एक दुश्मन मुल्क में जैसा कि आज लोग समझते हैं, अगर वहां से बनकर आ रहा हो, तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि क्या वजह है कि हमारे देश का झंडा चीन में बनकर आ रहा है। हमने देखा कि सरदार पटेल की जो मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति, 3000 करोड़ उसके ऊपर लगाए गए, उसका जो ब्रॉन्ज की जो बाहरी उसकी जो कास्टिंग है वो करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, वो हमने चाइना से करवाया। वो मूर्ति हिंदुस्तान के नेशनलिज्म को डिफाइन करती है कि हम हिंदुस्तानी लोग एक हुए। सरदार पटेल ने इस मुल्क को जो कि बिखरी रियासतों में था उसे एक किया, और हमारा राष्ट्रवाद उस मूर्ति से हमारे लोगों को दिखाई देता है। हमारा तो राष्ट्रवाद भी मेड इन चाइना है, हमारा नेशनलिज्म मेड इन चाइना है। चुभेंगी ये बातें लोगों को, लेकिन इससे सच तो नहीं बदलता बशानी साहब। क्या हमें अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कम से कम उन चीजों में जिसमें हम प्राइड लेते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये दुनिया को हिंदुस्तान की देन है, कम से कम हमें उन्हें तो इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए। मैं यहां पर देख रहा हूं टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं
हमारे यहाँ पे टीवी स्क्रीन्स को फोड़ा जा रहा है, चीनी चीनी मोबाइलों को तोड़ा जा रहा है, चीनी सामान को निकाल के और आग लगाई जा रही है, और कह रहे हैं लोग कि चीन को बॉयकॉट करो और उससे चीन को सबक मिलेगा। अशानी साहब, मैंने एक न्यूज चैनल पर यह खबर नहीं देखी कि चीन और भारत का जो ट्रेड है, जो हमारा व्यापार है, कारोबार है, उसमें तो हमें बहुत घाटा होता है हर साल। हमारे पास चीन को देने के लिए इतना कुछ नहीं है जितना चीन से लेने को है। क्या बॉयकॉट करके हम चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हमारे व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि चीन के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, जो वो पूरी दुनिया भर में करते हैं, उसका सिर्फ 3% माल हिंदुस्तान आता है। तो अगर हम ये कहें कि हम उनका जो 70-80 बिलियन डॉलर्स की जो इंपोर्ट है उस पर कंप्लीट बैन लगा देते हैं, तो बशानी साहब, चीन को कोई फर्क पड़ता है 3%, 3% अगर माल उनका हिंदुस्तान ना आए? तो उससे बेहतर तो ये होगा कि हम अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करें, कि जिन चीजों के लिए हम चाइना के ऊपर रिलायंट हैं, वो काम हम अपने यहां पे, वो सारी चीजें हम खुद मैन्युफैक्चर करें, चीन से अच्छी करें। एक मोबाइल फोन है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बशानी साहब, आपको ये मैं कहूं कि आप की जेब में 20,000 रुपए दिए जाएं और मैं कहूं कि बशानी साहब मुझे एक मोबाइल ला कर दें, या कोई भी चीज ला कर दें, गाड़ी ला कर दें, कोई घर के अंदर कोई एक गैस ला कर दें, या फिर कोई टेलीविजन ला कर दें, कोई भी चीज हो, वो मैं आपको ये कहूं कि ये इतने पैसे हैं और उसको जाकर मुझे एक अच्छा सा प्रोडक्ट ला कर दें। एक कंज्यूमर की जो साइकी है, उसके हिसाब से आप जाएंगे बाहर और अपने पैसे में सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप अपने घर लेकर आएंगे। बशानी साहब, आपके दिमाग में उस वक्त ये बात होगी क्या कि चूंकि मैं नेशनलिस्ट हूं, तो इस बात का भी मैं ख्याल रखूंगा कि मैं मेड इन इंडिया ही कोई चीज लेकर आऊं? या फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं, चीज कहीं पर भी बनी हुई हो, उसमें अच्छी फंक्शनैलिटी होगी, मैं वो लेकर आऊंगा, वो मोबाइल लेकर आऊंगा जिसमें अच्छा कैमरा हो, जिसकी अच्छी स्पीड हो, जिसका अच्छा प्रोसेसर हो, आप वो लेकर आएंगे? या फिर एक मेड इन इंडिया की कोई ऐसी चीज खरीदेंगे, या मेड इन पाकिस्तान या मेड इन कनाडा, जिसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटीज ना हो, भले ही ना हो, पैसे उससे ज्यादा हो, लेकिन मैं वो लेकर आऊंगा? आप क्या लेकर आएंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। सवाल आपसे नहीं है, न जाने लाखों लोग जो जब ये प्रोग्राम देखेंगे, मेरा ये सवाल उनसे भी है कि अगर आप बाजार में जाएंगे तो अपने पैसे से आप कौन सी चीज खरीद कर लाएंगे? जी बशानी साहब, माफ करें, मैंने थोड़ी लंबी स्पीच दे दी है आज। नहीं, अच्छा किया आपने, बात आपकी सही है सर। ये जो कंज्यूमर एक साइकोलॉजी होती है ना जी, उसमें जाहिर है लोग चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ सस्ती है, मेयार क्या है उसका, क्वालिटी क्या है, वो कितनी यूज़र फ्रेंडली है, ये सब चीज़ें जो हैं देख के तो लोग चीज़ें खरीदते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके इमोशनल एफिलिएशंस होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो है आप यूं समझ लें कि ना होने के बराबर होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि जो अपने ज़ाती मफादात को और खुसूसन ये इस तरह के मटेरियल मफादात को भी इमोशनली या नेशनलिस्टिक वे से जो है वो देखने की कोशिश करें। जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक आपने बयान किया, ये जो झंडा हो गया या सिंदूर हो गया या पुतला हो गया जो चीन ने बनाया, ये इमोशनल बातें ज़रूर हैं, लेकिन ये इस हकीकत की दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो आपकी स्किल और एफिशिएंसी है उसका कोई जवाब नहीं है, उसमें ना कोई सरहद होती है, ना उसमें कोई नेशनलिज्म होता है, चूंकि ये चीज़ें काउंट करती हैं कि जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है। रहा सवाल ये है कि क्या इंडिया जो है वो ये इसको बैन करके या बाईकाट करके उससे फायदा उठा सकता है? मेरी ये राय है कि नॉट एट ऑल, बल्कि इसका उल्टा इंडिया को नुकसान होगा, चीन को नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स आपने दे दिए, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जो इंडिया इस वक्त चीन की जो इकोनॉमी है, जो 13-14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसमें उनको 70-80 बिलियन डॉलर जो है ना वो इधर उधर हो जाने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 60-70 बिलियन वो पाकिस्तान में फेंक दिया रोड एंड बेल्ट मंसूबे के अंदर, और मुल्कों में फेंक रहे हैं। इतने बड़े जो है वो इमर्जिंग किस्म की जो इकोनॉमी है उसको इतनी छोटी मोटी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया को क्यों पड़ेगा? लेट मी टेल यू व्हाई। देखें, ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं है कि वहां पे कोई चीन के जो है वो स्लीपर बिक रहे हैं या सेलफोन बिक रहे हैं।
इंडिया जो है वो इस वक्त जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, जिसमें कि अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसका एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसमें आप ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो डेफिसिट में जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया के साथ, यानी वो इंडिया से ज्यादा ले रहा है और उनको थोड़ा दे रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जो है वो इंडिया से कम है या इकोनॉमी कमजोर है। ये डेफिशिएंट जो होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने अपने, जैसा कि आपने भी फरमाया, एक तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक क्या चीज किस तरीके से जो है वो बना रहे हैं। अब जो इंडिया जो है वो सिर्फ छोटी मोटी कंज्यूमर चीजें ही नहीं लेता, बल्कि जो इंडिया का इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड है जिसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं कि मसलन केमिकल प्रोडक्ट्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं या अप्लायंसेस हैं या इवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसका लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ये रॉ मटेरियल इंडिया चीन से लेता है, अनफिनिश किस्म की प्रोडक्ट्स भी लेता है और रॉ मटेरियल भी लेता है, जिसको फिर प्रोसेस करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट इंडियन मार्केट के वहां से चीजें आई और इंडियन मार्केट में बिक गई, वो चीजें पूरी दुनिया में जाती हैं जिससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है। इसलिए ये इंडिया के इंटरेस्ट के टोटली खिलाफ है, क्योंकि जब आप चीन से ये $70 के खातर ये करेंगे तो फिर आपका इंटरनेशनल जो आप सिर्फ अद्वियात ही देख लें, कितनी बेच रहे हैं आप मेडिसिन, अमेरिका को ही कितना दे रहे हैं, तो वो आप कहाँ से माफ करें, इसमें बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ हमारे पॉलिटिशियंस को भी आवाम को बताना चाहिए। तो जब नेशनल टीवी के ऊपर लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हो कि बॉयकॉट करो चाइना को और उनका सामान मत खरीदो, तो हमारे पॉलिटिशियंस खामोश क्यों रहते हैं? वो आकर और आवाम को ये बात बताने की हिम्मत क्यों नहीं होती? क्या उन्हें कोई डर होता है कि चूंकि ये अनपॉपुलर बात होगी और मैं चुनकर आया ही पॉपुलिज्म की वजह से हूं, तो मैं वही कहूंगा जो कानों को सुनने में अच्छी लगती है? बिल्कुल, क्योंकि वो वही सुर निकालते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, और वो सुर निकाल के तो वो अपने ही पॉपुलैरिटी में इजाफा करते हैं। एक दूसरा, हमारे पॉलिटिशियंस की अक्सरियत जो है वो अनपढ़ लोग हैं और उनको इतनी निटी ग्रिटी का नहीं पता है। वो प्रोपेगेंडा आपका जो है 8 से 9 बजे का टीवी चैनल देख के उनकी सारी नॉलेज होती है, जिसके पीछे कोई सीरियस किस्म की ना रिसर्च होती है, ना कोई डेटा होता है और ना कोई कैलकुलेशंस होती हैं। एक चीज ये है, इससे एक बड़ा नुकसान आपको ये होगा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन जिससे धचका लगना जिसको कहते हैं ना, शॉक इंडियन इकोनॉमी को होगा, लेकिन चीन को कुछ नहीं होगा। नंबर एक, चूंकि ये मैंने आपको आदाद शुमार दे दिए, आपने खुद दे दिए। दूसरा जो है, जो इंडियन कंज्यूमर है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर, जैसा कि आपने फरमाया, उसने तो सस्ती चीज लेनी है और वहां कोई हर आदमी सरमायादार नहीं बैठा हुआ है कि मेडियन स्वीडन या मेडियन जो है वो अमेरिका चीज खरीदेगा। मसलन एक टीवी है जो वो जला रहे हैं, तो वही टीवी वो जापान का नहीं खरीद सकता आम आदमी, उसके लिए उसको दुगनी तिगनी जो है वो इनकम चाहिए होगी। अगर वो इंडिया का खरीदेगा तो मेड इन इंडिया, चलो ठीक है, उसमें नेशनलिज्म तो आ जाएगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी, शक्ल होगी और जो सारी चीज होगी वो ज़ाहिर उससे मैच नहीं करेगा। जिसका मतलब ये है कि आपके जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो सस्ते माल पे और कम इनकम पे जिंदा है, उससे आप एक बहुत बड़ी फैसिलिटी नेशनलिज्म के चक्कर में और सरहद पे एक झगड़ा, मामूली झगड़ा खड़ा करके, तो उसकी सूरत में जो है वो आप कर रहे हैं। तीसरा जो है, लेट मी टेल यू कि ये जो इकोनॉमी का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें दोनों तरफ बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग जुड़े हैं। लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई हैं, लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, एक पूरा नेटवर्क है जो जब सारे का सारा बंद होगा तो उसमें काम करने वाले हाथ जो है वो मुतासर होंगे, उसमें लेबर मुतासर होगा, उसमें इंटेलेक्चुअल मुतासर होगा, उसमें हर आदमी मुतासर होगा। ये जो ऊपर बैठे 8-10 100 काल किस्म के नेशनलिस्ट क्लासेस हैं या एलीट है, उन पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, उन्होंने तो ऑलरेडी पैसे बनाए हुए हैं या मुल्क लूट रहे हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो गरीब के बारे में जो है वो इतनी हमदर्दी से गौर करें। अब इसके इतने लेयर्स हैं कि अगर आप उनको उठाते जाएं तो यू विल बी सरप्राइज कि जो आदमी ये नारा लगा रहा है ना कि चीन के साथ तजारत बंद कर दो या बैन कर दो, वो आदमी जो है अपने सेंसेस में नहीं है, क्योंकि वो वहां के मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, वहां के अवाम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, वहां की गरीब क्लास के खिलाफ एक साजिश जिसको आप कहते हैं
वो करने के चक्कर में है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप ये देखें कि चाइना जो है इस वक्त वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, और ये इन्वेस्टर जो है, आप तो देखते होंगे कि चीन ने डायरेक्टली बीजिंग से जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट की इंडिया में, वो मुझे कम नजर आए। लेकिन जो चीनी है, मसलन उन्हें सिंगापुर से, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अली बाबा ने सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट की इंडिया में, जिसको इंडिया समझता है कि ये सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट है, चीन की नहीं है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे चीन की इन्वेस्टमेंट है। वो अली बाबा चीनी कंपनी है जो सिंगापुर में उसका अपना ऑफिस है या अपना एड्रेस है, लेकिन है तो वो चीन की। इस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट का स्केल देख लें। और जब इस पैमाने पे चीनी जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये कंपनियां खरीद रहे हैं, कंपनियों में शेयर्स खरीद रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, ये सारे सिलसिले कर रहे हैं, तो उसका फायदा किसको होता है? ये जब ट्रिकल डाउन होता है ये सारा सिलसिला, तो जाके अवाम जो आपके गरीब लोग हैं उनको जो है वो पैसे मिलते हैं, उनको फैसिलिटीज मिलती हैं। हम लोगों की हालत ये है कि अभी तक हमारे पास टॉयलेट पूरे नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। हम तो अभी बहुत ही आखिरी स्टेज पे हैं जहाँ से डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। ये सारी इन्वेस्टमेंट जब आप रोकेंगे तो आप करेंगे क्यों? लेट मी टेल यू व्हाई। कि आपने नुक्ता ये निकाला कि जी चीनियों का और हमारा झगड़ा हो गया सरहद पे, तो इसके नतीजे में हम हर चीज को जो है वो मलियामेट कर देंगे। दिस इज ए नेगेटिव रिग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि आपको अगर झगड़ा हो गया है तो आप ये कहेंगे हो टू रिजॉल्व दैट झगड़ा, बजाय इसके कि आप कहें नहीं हम इससे भी बड़ा झगड़ा खोलेंगे, हम अवाम के जो है मुकद्दर पे भी खिलाड़ी मारेंगे, इंटरनेशनल बरादरी को भी डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये रिजॉल्व नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू हाउ फार यू कैन गो। आपका झगड़ा जो है वो नेपाल से भी सरहद पे हो गया, आपकी जो है वो 7 मुल्कों से जो है वो सरहदें मिलती हैं। आपका बांग्लादेश के साथ हैं, आप बर्मा के साथ हैं, आप नेपाल के साथ हैं, आप भूटान के साथ हैं, आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप अफगानिस्तान के साथ हैं। कहाँ कहाँ पे झगड़ा करके आप सरहदें बंद करेंगे या सामान्य तजारत बंद करेंगे? आप ये करें कि भाई बी पॉजिटिव, लेट्स नेगोशिएट। ये सरहदों का चक्कर क्या है, एक ही पैकेज में हम हल करते हैं। सारी सरहदों का एक ही पैकेज में हम बैठ के बात करते हैं। एक हम टास्क बनाते हैं कि वी आर गोइंग टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विद ऑल ऑफ आवर नेबर्स। उसमें ले और दे का मामला हो सकता है, कुछ गिवन टेकन जो होती है सिलसिला पूरी दुनिया में हुआ है जैसे यूरोप में था। तो ये चीज आप हल करें तो लोग, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं जी हम तो ऐसा खाता खोलेंगे कि हम ये पूरी वो जो है ना बंद करके रख देंगे, सिलसिला ही बंद कर देंगे, ना किसी को तिजारत करने देंगे ना करेंगे, हम अपनी सरहदों के अंदर बंद होके तो पता नहीं उससे क्या हासिल कर देंगे। मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया और फॉर दैट पर्पज एनी कंट्री। जी। चीनी माल के लिए लोग छलांगे लगा रहे हैं, चूंकि लोग बेचारे गरीब हैं। दुनिया में गुर्बत की शरह में अनफॉर्चुनेटली इजाफा हो रहा है और मजीद इजाफा होगा कोरोना क्राइसिस के बाद। उनको अपना सस्ता माल बेचने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी टेक्नोलॉजी नो हो को ट्रांसफर करने के लिए कोई उनके लिए दुनिया में कमी नहीं है। हम ये देखें, बात ये है कि ये सदी जो है एशिया की सदी है, या इसे एशिया की सदी होना चाहिए। इंडिया और चीन जो है वो बहुत बड़ी कुव्वतें हैं, माशियतें हैं, उनके अंदर कोऑपरेशन होगा। ये छोटे मोटे बॉर्डर्स इश्यूज जो हैं वो धरती हर आदमी के लिए मुकद्दस होती है। जो मुल्क जिस आदमी का है, जिस इलाके से वो बिलोंग करता है, वो उसी का है। अब उस एतबार से मेरा क्लेम तो ये है कि एक्साई चेन तो मेरा है, जिसे चीन ने ले लिया, जबरदस्ती लेके उस पर बैठ गया अपनी पोस्ट खोल के। अब मेरे पास फौजें तो है नहीं कि मैं जाके उससे लड़ूं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो धरती मेरी है, चूंकि वो धरती बुनियादी तौर पे महाराजा हरि सिंह की थी, और महाराजा हरि सिंह ने जब उसे छोड़ा तो जाहिर है वो रियासत जम्मू कश्मीर थी, उसमें उसका हिस्सा था। अब वो ये गालबान की वादी लेके बैठ गया। ये जो चीजें होती है ना, इस तरह के मामलात, इससे ना कोई मुल्क बड़ा होता है ना छोटा होता है। ये बुनियादी तौर पे एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म की, अननेचुरल किस्म की एक प्रैक्टिस है जो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो ये रिजॉल्व करें बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। ये जो 8-10 मुल्क हैं उस खित्ते के, अफगानिस्तान से लेके चीन तक, ये सारे इलाके हैं, इनका एक बहुत बड़ा 20 साल में फ्यूचर बदल सकता है अगर वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें। वो हमारे बिजनेस सामने 2 रास्ते हैं बशानी साहब। एक रास्ता वो है जिस पर हम ये कहें कि अक्साई चिन्ह हमारा है,
तो फिर अगला सवाल ये भी होता है, भाई हमारा है तो फिर लेकर दिखाओ। हाँ, ये तो ठीक बात है। आखिर यही होती है ना जी। अच्छा, अगर नहीं ले सकते हो तो कोई बॉर्डर को, ये जो आपका डिस्प्यूट है उसको सेटल करो, और आए हम फिर तिजारत करें और हम उन इश्यूज पर बात करें जिससे कि आम इंसान की जिंदगी पर असर पड़ता है। दो ही बातें हो सकती हैं। अब क्लेम करने को मैं मून का क्लेम कर दूं, मून मेरा है, लेकिन भाई मगर मैं पहुंच ही नहीं सकता हूं वहां पर, तो वो क्लेम जो है वो बेबुनियाद है। एग्जैक्टली। ठीक है, इसकी दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये अगर ये अप्रोच हो बॉर्डर्स को सेटल करने की, तो मैं नहीं समझता कि एक दिन से ज्यादा वक्त लगेगा कि इस खित्ते के तमाम बॉर्डर इश्यूज अपने आप हल हो जाएंगे। बशानी साहब, अगर जंग भी करनी हो तो हम ये भी तो देखें कि सऊदी अरेबिया के बाद में हिंदुस्तान आर्म्स का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन भी किसी जमाने में खरीदता था, लेकिन पिछले 20 सालों में चीन ने एक काम किया है कि वो अब जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट है या हथियार हैं, खरीदने से ज्यादा अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर जंग भी करनी हो, जिसकी भी तैयारी हर वक्त हमें होनी चाहिए, क्या पता दुश्मन कब आपके इलाके में आ जाए और वो ये कहे कि नहीं मैं तो पूरा लद्दाख भी लूंगा आपसे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको जंग ही करनी पड़ेगी। तो उस सूरत हाल में हमें, हमारे यहाँ पे भी वो तेजस एयरक्राफ्ट बना, लेकिन एक एयरक्राफ्ट की मिसाल हम कब तक देते रहेंगे? हम ये कब कहेंगे कि चीन जिस तरह से अपने यहाँ पर आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, हम भी उसको मैच करें। हम, हमारे जो बच्चे पढ़ लिख कर दुनिया भर में जा रहे हैं, वो भी नॉलेज लेकर आए और वो भी यहाँ पर अपने मुल्क में उसी तरह से कंट्रीब्यूट करें। हमें भी ये सब बातें जो है उनका ख्याल रखना होगा। जो लोग नहीं जानते, मैं उनकी तवज्जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जीडीपी 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर की है। चाइना का अमेरिकन सेंट्रल बैंक के अंदर तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर पड़ा हुआ था, जिस पर उसे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता था। तो चाइना ने सोचा कि हम क्या करें इस पैसे का। तो उन्होंने तय किया कि इस पैसे से एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाते हैं, जिसके जरिए हम पूरी दुनिया के अंदर सड़कों का, रेल नेटवर्क है, समुद्री रास्ते हैं, इनका पूरा एक जाल बिछाएंगे जिससे कि आने वाले वक्त में ट्रेड करने में आसानी हो। तो वो बहुत दूर की सोच रखते हैं। और इसी सिलसिले में ये जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर दूसरे मुल्कों के अंदर जो रास्ते बन रहे हैं, चाइना उसको फंड कर रहा है। हमें भी चाहिए कि हम उस सफर का एक हिस्सा हों, बजाय कि हम, जो हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि नाक चढ़ा के और अपने कोने में जाके और बैठ जाओ, उससे कुछ नहीं हो सकता। आप उसका हिस्सा बने। हमारा एतराज ये है कि नहीं, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है और गिलगित बाल्टिस्तान से ये सड़क जाती है, हमें नामंजूर है। तो भाई आप या तो उसको कैप्चर कर लें, या फिर आप ये कहें कि ओके, जो हुआ सो हुआ, आए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो कौम आगे नहीं बढ़ सकती, मैं नहीं समझता हूं बशानी साहब वो वाकई में कोई तरक्की कर सकती है। मैं आपकी तरफ आता हूं, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें और उसी के साथ आज के प्रोग्राम को भी खत्म करें। बातें बहुत है करने को, हम घंटों इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, लोगों में अगर अक्ल होगी तो शायद वो अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे। प्लीज। नहीं, बात हो गई है जनाब। असल चीज जो बॉटम लाइन मैं कहना चाहता हूँ ना, कि मुल्कों में, कौमों के दरमियान कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट ना रहे हों। बॉर्डर डिस्प्यूट एक नेचुरल सी बात है इंडिया और चाइना के दरमियान, चूंकि वहां का भी जो है वो डिमार्केशन ही नहीं हुई। उन्होंने जानबूझ के इसके खुला छोड़ा कि जिसके हाथ में जो है बेशक होता रहे। तो अब अगर उस पर टेंशन हो रही है तो इसमें जो है वो वाहिद रास्ता इसका ये है कि आप उसको रिजॉल्व करें। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिवली उछालते हैं और समझते हैं कि इसकी बुनियाद बना के आप जंग करेंगे, इकोनॉमी तबाह करेंगे, अपनी भी और उनकी भी, तो ये चीज जो है ना, ये मेरी समझ में नहीं आती। मैं इसलिए इस पे ज्यादा जोर देता हूँ। आप देखें, अब वहां पे एक बहस चल रही है जी कि फलां ने गलती कर दी थी, पंडित नेहरू ने गलती कर दी थी, फलां हो गया था, ये उस वक्त तय हो जाना चाहिए था। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम कभी बात करें, क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा वो। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ हो गया था, आप अगर इतने बासलाहियत हैं, या आप में ज्यादा विजडम है, तो आप रिजॉल्व करें।
तो मैं समझता हूँ कि यही मैसेज है जी। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली दफा जब बात करेंगे तो मैं चाहता हूं इसी टॉपिक पर हमारे 2 व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, उनसे कुछ बातें करें। बहुत अच्छा लगता है जब हम ये मौका अपने व्यूअर्स को दें और हमें भी कुछ जानने को मिले, कुछ उनकी सोच का हमें भी पता हो और एक अच्छी गुफ्तगू हम करें जिससे कि सबका फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जनाब, थैंक यू वेरी मच।